नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फ्रांस पार्टनरशिप नोस नो बाउंड्रीज। मुंबई में पीएम मोदी और मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों नेताओं ने किया टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का उद्घाटन। भारत में बनेगा माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर। टेक्नोलॉजी मानवता की मदद के लिए, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। एएनआई को दिए इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत को टॉप 3 ग्लोबल एआई सुपर पावर्स में होना चाहिए। दुनिया भर में लगाए जाएंगे हमारे एआई मॉडल्स। बांग्लादेश में नया दौर शुरू। तारिक रहमान ने ली पीएम पद की शपथ। पहली बार खुले आसमान के नीचे शपथ ग्रहण समारोह। भारत से स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। एआई इंपैक्ट समिट के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा भारत। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई उम्मीद, कहा रिस्पॉन्सिबल एआई पर आएगा फ्रेमवर्क। भारत के सभी एआई मॉडल बनकर तैयार, सभी बेंचमार्क पर खरे उतरेंगे। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ किया स्ट्रेटेजिक करार। टेलीकॉम से लेकर आईटी के लिए डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस। इन्वेस्टर्स एआई समिट में इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी बोले, एआई में नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी गैप, सेक्टर में है बड़े मौके। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तर से अच्छी रिकवरी। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 600 पॉइंट चढ़कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बढ़त पर क्लोजिंग। जल्द बढ़ सकते हैं कारों के दाम। मेटल्स की कीमतें बढ़ने से कार कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव। डीलर्स के मुताबिक 2 से 4% तक बढ़ सकते हैं कारों के दाम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुंबई में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मिलकर टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का उद्घाटन भी किया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोस नो बाउंड्रीज। और इस मुलाकात पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये बताइए क्या रहा इस मुलाकात का लबोलुआब? देखिए, ये मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को गौर से फरमाया कि ऐसे समय में दोनों देशों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच में साझेदारी हो रही है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी एक स्थायित्व की तरफ बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है। और इसके तहत जो आपने देखा, एयरबस H125 हेलीकॉप्टर के असेंबली लाइन का उद्घाटन किया जाना अपने आप में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के बीच की एक मिसाल है, क्योंकि बहुत ही हाई एंड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर माना जाता है। बहुत बड़ी ऊंचाई तक जाता है हेलीकॉप्टर और इसके असेंबली लाइन का यहां पर उद्घाटन किया गया। लेकिन इसके साथ ही यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि इसमें फ्रांस के साथ जो डबल टैक्सेशन वाला मामला था कि दोनों देशों के नागरिकों को यहां पे
दोहरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए समझौता यहाँ पे किया गया। स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर, स्किलिंग, इन सारी चीज़ों में दोनों देशों के बीच में कई सारे समझौते होंगे, आपसी सहयोग काफ़ी बढ़ेगा, इसका यहाँ पे ऐलान किया गया। तो दोनों देशों के बीच में साझेदारी एक नई ऊंचाई तक जाएगी, इसका रोड मैप यहाँ पर निकल कर सामने आया। हालांकि ये संभावना जताई जा रही थी कि राफेल को लेकर एक बड़ी डील की घोषणा यहाँ पे होगी। हालांकि इसका एक रोड मैप निकल कर सामने आया, लेकिन उस डील की बारीकियां अभी तक निकल के सामने नहीं आई हैं, क्योंकि मैक्रोन अभी एक दिन तक और रहने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा पर्दा यहाँ पर निकल कर सामने आए। एक और चीज जो महत्वपूर्ण आई, हेल्थ सेक्टर में एआई के लिए भारत फ्रांस सेंटर शुरू किया जाएगा। तो जिस एआई एक्सपो लगा हुआ है जहां पे मैक्रो कल आने वाले हैं, उससे पहले एक बताया गया है किस तरह से शुरुआत दोनों देश आपस में करने चाहते हैं एआई को लेकर के। तो एक महत्वपूर्ण बात है, क्रिटिकल मिनरल, बायोटेक क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे, रक्षा, क्लीन एनर्जी, स्पेस, नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश आपस में काफ़ी ज़्यादा सहयोग बढ़ाएंगे। छात्रों के रिसर्च के बीच में आदान प्रदान होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के बीच में साझेदारी के और नए नए जहाँ मौके थे, उन मौके पर भी साझेदारी आगे बढ़ेगी। इसकी रूपरेखा आज की बैठक में निकल कर सामने आई है। चलिए, तो ये एक बड़ी और अहम मुलाकात रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज एएनआई को एक इंटरव्यू भी दिया है लक्ष्मण जी, और एआई को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मानवता की मदद के लिए है, ना कि मानवता की जगह लेने के लिए। ये बताइए कि इस इंटरव्यू में और क्या खास बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं? देखिए, ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू आप देखिए कि एआई समिट से ठीक पहले एएनआई को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें एएनआई को लेके जो भी आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को खारिज किया और एआई कितनी बड़ी संभावना लेकर हमारे लिए आ रहा है, उन संभावनाओं को रेखांकित किया। जहां तक आशंका खारिज की करने की बात, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो मानवता की जगह नहीं लेता, वो मानवता की मदद करता है, उसके साथ होता है। तो एक तरीके से साफ फोकस इनका ये था कि एआई जो है ये ह्यूमन सेंट्रिक होगा, इस पर फोकस किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मुझे निकल कर सामने आई वो ये कि एआई को लेकर के भारत सिर्फ एक यूजर बनकर नहीं रहेगा। दरअसल भारत जो है इसके मेकर होगा, इसका डेवलपर होगा, और इसमें भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आए, एआई डेवलपर के तौर पर। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। इसमें जो भी इकोसिस्टम होगा, जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव होंगे, वो सारे यहाँ पर लिए जाएंगे। कई सारे युवाओं को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया। आईटी सर्विसेज को लेकर इन्होंने खास तौर से जोर देकर कहा कि आईटी कंपनियां सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर ना बने इस एआई में, दरअसल एआई को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये एक साफ तौर से संकेत था प्रधानमंत्री मोदी का कि जो एआई समिट किया जा रहा है, दुनिया के अब तक की सबसे बड़ी समिट है। यहाँ पे जब एआई को लेकर आगे रोड मैप निकल कर आए, साझा बयान निकल कर आए, तो यहां से भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभर कर आए, और एआई यूजर के तौर पर न देखा जाए भारत को, दरअसल एआई डेवलपर के तौर पर देखा जाए। एआई किस तरह से नए मौके लेकर आए ये देखा जाए। एक चीज और उन्होंने बात कही, दुनिया भर में एआई की चर्चा हो रही कि डिवाइड करेगा, सोशल डिवाइड करेगा। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भारत में जो एआई डेवलप किया जाएगा वो दरअसल भारत की संस्कृति, भारत की मूल्यों के आधार पर होगा, और डिवाइड करने के लिए नहीं बल्कि यूनाइट करने के लिए होगा। और भारत को जिस तरीके से आगे बढ़ना, उसमें एआई काफी कारगर होगा। इस तरह लबोलवाब के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो इस बात का संकेत देता है कि एआई समिट से निकल कर आगे एक कह सकते हैं कि बड़ा रोड मैप निकल कर आएगा एआई की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ सके इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी जिसकी चर्चा कर रहे थे इंडिया एआई समिट की, अब देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि एआई इम्पैक्ट समिट के बाद भारत जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा। एआई समिट में किस तरीके का फायदा होगा, इस पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है असीम मंचंदा ने। एक बड़ा ही सक्सेसफुल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है इससे निकल कर के आएगा? पॉपुलेशन स्केल पे सॉल्यूशंस एआई के माध्यम से हो सके, वो उद्देश्य। और सॉवरेन एआई हम देख सकते हैं आता हुआ आज ही हमारे मॉडल सॉवरेन एआई के जो मॉडल्स अभी तक बने हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले में भी है,
वो ग्लोबली टेस्ट किए गए और ग्लोबल बेंचमार्क्स पे खरे उतरे। और रिस्पॉन्सिबल एआई और फ्रेमवर्क भी देखते हैं इसमें। बिल्कुल, ये इस पे हम कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं विश्व भर में। और जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलेगी हमको। बन रहा है। तो कंसेंसस आपको लगता है सब में बन जाएगा? बिल्कुल बन रहा है। भारत को विश्व भर में ट्रस्ट किया जाता है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ट्रस्टेड एआई पार्टनर की तरह विश्व भर में स्थापित किया है, ये उसका परिणाम है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने एआई समिट को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि एआई 1 अरब भारतीयों को सशक्त बनाएगा। हम बहुत खुश है कि इस बार की एआई समिट इंडिया में हो रही है। अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नीचे इंडिया का सौभाग्य दिखाई देगा कि एआई विल बी इंक्लूसिव फॉर all Indians and will power 1 billion Indians. It makes a big difference to every single Indian that ये PM का initiative has been taken up by himself personally, and this will always give the motivation for us to develop solutions that benefit all of India. If this vision comes together, it will take India to the next level of nation and realize our dreams of being a $1 trillion economy. माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की आईटी कंपनियों पर भरोसा जताया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंडोक के मुताबिक आईटी कंपनियों ने बड़े उतार चढ़ाव झेले हैं और एआई के प्रभाव से भी जल्दी ही बाहर आ जाएंगी। पुनीत चंडोक से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। $17.5 billion of investment in India to build the largest data center capacity in the country. By middle of 2026, we'll have the largest data center footprint in the country, 4 regions, 2 with Reliance. And the reason we're building it at CMG is to make sure that we meet the needs of India. We're also bringing our sovereign solutions to India, sovereign public cloud, sovereign private cloud. We're skilling people, 20 million people to be skilled in India by 2030. 5.5 million have already been skilled. So all around India, there's market demand, there's infrastructure, there's capital, there's talent, there's policy support. So India is one of the most exciting markets in the world today for technology and AI, and we're committed to it. But right now, IT companies are very worried about AI. AI is going to eat their revenue. What are your viewpoint on that? I think AI is a disruption for all of us. Doesn't matter what sector you're in, IT, healthcare, agriculture, every sector is transforming and reinventing itself. And I have full faith in Indian IT services. They've reinvented themselves many times over and proven the world wrong. We have the largest developer population in the world. They have deep understanding of their customer systems. They have deep relationships. They have deep skills. I'm sure, like every other sector, Indian IT services will reinvent as well and make us proud. एआई समिट में पैराडाइन आईटी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे अब बेहतर पुलिसिंग हो पाएगी। अब एआई की मदद से एफआईआर दर्ज करना तेज होगा और पेपरलेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ पुलिस की भी केस को ट्रैक करने में ये प्रोडक्ट मदद करेगा। इसका जायजा लिया रोहन सिंह ने। एक एफआईआर फाइल करना बहुत ही मुश्किल पेचीदा काम होता है। आपने एक सिस्टम बनाया है, इसमें एआई से आप मदद करने की बात कर रहे हैं, क्या करता है इसमें? Sure. So, I mean, we understand that people have a lot of struggles approaching police departments, so that's why we built this application. Just to give you a rundown, if you have any kind of issues that you want to alert the police department, you can provide your complaint to this application in natural language. If, any language that you prefer. We actually support multiple languages across the country. So, based on the conversation that you have, we will first figure out if your complaint is actually require an FIR in the first place, right? If it is like some petty case, maybe you probably don't want to file an FIR. But if it's something serious, definitely you should. So based on the suggestion from the application, we ask follow-up questions to better understand what exactly happened in the application. So at what time did this incident occur? Who were the culprits exactly? Details like that. And finally, we export a report that you can directly take to the police department. So जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। यहाँ पे एआई आपसे सवाल पूछ रहा है, आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चुन सकते हैं और उसके हिसाब से एआई आपकी मदद करेगा। और इसके बाद जब आपने सारे अपने जवाब दे दिए हैं, उसके बाद ये आपको एक प्रॉपर एफआईआर के फॉर्मेट में बना के दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए पुलिस पोर्टल इन्होंने बनाया है, ये कैसे काम करता है तो ये देखते हैं।
So this is meant for police departments. So we are trying to reduce the mental workload for different police departments. So first I'll talk about the FIR understanding part. So let's say you have a written complaint. Again, this complaint could be written or audio format. This could be the complaint generated from the previous application as well. So we'll ask again a few follow-up questions to better understand what is the complaint about. We will extract certain BNS sections. These are the laws and sections that are applicable in the country. And based on the context that is provided, we will extract the BNS sections. Now, you can imagine that, the draft of the FIR is created. So this contains all the required fields an FIR contains, and this is generated from the chat interface that we had earlier. Now, it comes the interesting part. We will also generate an entire case plan as well for the investigation officer. Now, this is all grounded based on real world data that we collected across the country. This contains everything from what the police officer should do as well as what should he not do. तो एक बहुत ही एफिशिएंट वे है कि आपके कंप्लेंट के बेस पे पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं, क्या स्टेप्स होंगे, ये सारी डिटेल्स आप इस पुलिस का जो इनका पोर्टल है उससे कर सकते हैं। तो कंप्लेंट फाइल करना और उस पर एक्शन लेना दोनों को ही आसान बना रहा है पैराडाइम आईटी का ये प्रोडक्ट। एआई समिट में एग्री पायलट एआई ने एक ऐसा प्रोडक्ट शोकेस किया है जिसमें एआई बताएगा कि आपके पौधों को पानी कब चाहिए। इसका जायजा लिया रोहन सिंह ने। एआई का इस्तेमाल हमने एजुकेशन में देखा है, मेडिकल फील्ड में देखा है, डिफेंस में देखा है, लेकिन खेती बाड़ी में एआई किस तरीके से मदद कर सकता है यही दिखाने की कोशिश है। ये एग्री पायलट एक स्टार्टअप है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से एआई की मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। क्या है कॉन्सेप्ट, ये समझते हैं। तो सर ये बताइए क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमने होम गार्डनिंग के लिए किया था, जैसे होम ग्रोअर बोल सकते हैं हम। कोई भी एक घर में एक महिला है जो खुद का एक हॉबी कंप्लीट करना चाहती है थ्रू एग्रीकल्चर, और ये अपने को हेल्प करता है ऑलमोस्ट 5 से 10 किलो सब्जी घर पे ही ग्रो करने के लिए, जो आप ऑर्गेनिक वे में ग्रो कर सकते हो। और इसको चलाने के लिए बहुत सारा खेती का नॉलेज रहने की जरूरत नहीं है। तो ये एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसमें नीचे टैंक है, इसमें हम वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट डालते हैं जो इस ट्रे के थ्रू अलग अलग वेज में तो इन प्लांट्स को मिलते हैं। तो ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है ये आप खुद बना के देते हो या फिर? हाँ, और ये मैनेज होता है आपके एक मोबाइल ऐप से ही। आपको मोबाइल ऐप पे सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, कब हार्वेस्ट करना है इसे, कब ये प्रॉपरली ग्रो हो चुका है और इसमें कितना भी न्यूट्रिएंट ये अभी तक ले चुका है। तो यहाँ क्या आपने सेंसर्स लगाए हुए हैं? हाँ, इसमें वाटर सेंसर्स होते हैं, उसमें सॉइल न्यूट्रिएंट एंड वाटर न्यूट्रिएंट सेंसर्स होते हैं जो ये सब कैलिब्रेट करके रहते हैं और इट इज कंटिन्यूसली इंजेस्टिंग द डेटा। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कुछ और यहाँ पे डिस्प्ले पे है, तो ये सारे क्या सेंसर्स हैं सर, क्या इसमें डिस्प्ले करने? ये ओपन फार्मिंग का प्रोटोटाइप है जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने वेदर स्टेशन लगाया है। वेदर स्टेशन के थ्रू हम फार्मर का गेस वर्क कैसे कम कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी किसी रोबोट को डिस्को डांस करते देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एआई इम्पैक्ट समिट का वायरल डांसर रोबो जो अपने ठुमकों से लोगों का दिल जीत रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ डांसिंग रोबो जो सबको बेहद पसंद आ रहा है। आप देख सकते हैं किसी बॉलीवुड स्टार की तरह ये यहाँ पर ठुमके लगा रहा है, डांस स्टेप कर रहा है। काफी अट्रैक्टिव ये पॉइंट है, खासतौर पर वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं एआई किस तरह से कमाल कर सकता है उसे अपनी आंखों से देखने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एयरटेल एरिना के बाहर लोगों की काफी यहाँ पर एक्साइटमेंट साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब मैं पूरा राउंड लगा रही थी तो इस कॉर्नर पर काफी ज्यादा लोग हैं जो देखकर हैरत में है कि किस तरह से एक रोबो किसी भी डांसिंग स्टार्स की तरह डांस कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका वेलकम करता है, हाथ ऊपर वेव करता है, नमस्ते करता है, फ्लाइंग किस करता है। तो ये सब वो लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट में आ रहे हैं उनका स्वागत यहाँ पर कर रहा है ये डांसिंग रोबो। प्रमुख कार कंपनियां अगले कुछ सप्ताह में कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने इस साल अभी तक जो सालाना कीमतें वो बढ़ाते हैं इस बार नहीं बढ़ाई है, लेकिन डीलरशिप से मिल रहे संकेतों के मुताबिक मेटल्स और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव बढ़ रहा है और जल्द ही कंपनियों को कीमत बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी, तो जो डीलरशिप से हमारी बात हो रही है, काफ़ी जल्दी 2 से 3 सप्ताह के अंदर ये तमाम कंपनियां हैं वो जो है एक एक करके प्राइस इंक्रीज़ की घोषणा कर सकती है। जो पिछला प्राइस इंक्रीज़ हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2025 में, और उसके बाद से कंपनियों ने अब तक जो इंक्रीज़ है वो नहीं किया है। आमतौर पे जनवरी में एक इंक्रीज़ होता है, सालाना बढ़ोतरी करती हैं कंपनियां, लेकिन इस बार कंपनियों ने इसे होल्ड किया हुआ है अभी तक। और इसके पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि जो जीएसटी का 2.0 के बाद से जो मोमेंटम बना हुआ था वो उसे बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में मेटल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, प्लैटिनम में, जो प्रेशियस मेटल है उसमें, और अब कंपनियों के मार्जिन पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। और इसलिए जो हमारी डीलरशिप से बात हुई है, अलग अलग डीलरशिप्स को जो संकेत दिए हैं कंपनियों ने, उनके मुताबिक अगले 2-3 सप्ताह के अंदर, मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कंपनियां घोषणा कर सकती हैं कीमतों में बढ़ोतरी की। कितनी कीमतें बढ़ेंगी? तो 2 से 4% के बीच कीमतें बढ़ सकती हैं, इस बात की संभावना है। इस बारे में हमने जो तमाम कंपनियां हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, तो जो सबने ये माना कि प्रेशर तो बढ़ रहा है, हालांकि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी कि इस डेट से हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे टाटा मोटर्स का कहना था कि जो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं उसका प्रेशर बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी का कहना था कि वो नज़र बनाए रखे हैं और प्राइसेस को रिव्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर जो तमाम कंपनियां हैं वो इसकी घोषणा कर देंगी, और इस बात की संभावना है कि अप्रैल से शायद ये लागू भी हो जाए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। आज के बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तर से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में तेजी रही, वहीं बैंक निफ्टी नीचे से करीब 600 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। बाकी डिटेल बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आप देखें तो मार्केट में इंडेक्स लेवल पर तो हलचल नहीं थी, लेकिन ढेर सारे सेक्टर थे जहां पर आपको बड़ा मूव नजर आया। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट की एक तस्वीर देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, काफी बढ़िया एक्शन। बैंक निफ्टी में भी तेजी रही, ओवरऑल निफ्टी में भी देखे तो 40 अंकों की बढ़त, तो सेंसेक्स में भी ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स को समझते हैं जहां पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। ये तो इंडेक्स की तस्वीर है। निफ्टी में बढ़ने वाले स्टॉक्स में एक तो आईटी ने आज कमाल कर दिया, एंथ्रोपिक के साथ इन्फी की डील है, बीएल है, आईटीसी, क्योंकि सिगरेट की कीमतें बढ़ने की जो खबर आई इसके बाद हमने देखा कि सभी स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, और अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर भी एक मूव देखने को मिला। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। मेटल के लिए आज थोड़ा सा फीका दिन था, और इंटरनल खबरों के बीच ट्रेंड में लगातार गिरावट, और हिंडाल्को अगेन एक मेटल स्टॉक है जहां पर इनक्रेड की तरफ से एक डाउनग्रेड आया, इसका असर हमने देखा। वहीं बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट्स की, तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से एक्शन जबरदस्त था, और आईटी पर सबसे ज्यादा नजरें रही, क्योंकि एंथ्रोपिक के साथ इन्फी की डील और आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा बीटन डाउन है, तो सभी स्टॉक्स में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। वहीं बात करें ऐसे सेक्टर की जहां पर थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी निराशा आपको देखने को मिली है, तो आप मेटल स्पेस को देख सकते हैं जहां पर नाल्को, जेएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर गिरावट के साथ बंद हुए। बांग्लादेश में तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ली। बांग्लादेश में नए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ले ली है। ये बांग्लादेश में करीब 2 दशक बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सत्ता में वापसी है। शपथ समारोह में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन भी शामिल रहे। बांग्लादेश में पहली बार खुले आसमान के नीचे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्पीकर ओम बिरला पहुंचे थे। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटों के साथ 2/3 बहुमत हासिल किया था, जबकि जमाते इस्लामी को 77 सीटें मिली थी। आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश में नया दौर जरूर देखिए शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।